आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ रहे थे। धारा का आरएमएस मान, धारा के पूरे चक्कर के लिए औसत मान और उनके ताक्षणिक मान, क्या होती है उसकी आवृत्ति धारा की, और क्या होता है आवर्तकाल, और क्या होता है फेज डिफरेंस। ये बातें बेसिक बातें इस चैप्टर में हो चुकी थी और हम लोग पहुंच गए थे परिपथ पढ़ने। किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है, जहां से हम करंट को प्राप्त करते हैं, उस सोर्स के साथ हम 3 परिपथों को सिंगल करके पहले जोड़ने वाले थे। एक परिपथ वहां पर हमने जोड़ रखा है जो था आपका आर परिपथ। क्योंकि हमारे पास 3 एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो पोटेंशियल और करंट पर काम करते हैं। उनमें से एक आपका होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम आर परिपथ कह सकते हैं, और दूसरा हमारा था सी परिपथ, जिसको हम लोग संधारित्र कहते हैं, और तीसरा होता है इंडक्टेंस यानी कॉइल, जिसको आप बोलते हैं कुंडली, एल परिपथ। ये हम लोगों के पास 3 एक्टिव सर्किट होते हैं जो पोटेंशियल और करंट पर काम करते हैं, ये वोल्टेज और करंट को लेते हैं। अब जब इनको किसी एसी करंट सोर्स से जोड़ा जाता है, ये हम लोगों के पास था एसी करंट सोर्स। जब इस सोर्स को हम इनमें से किसी एक सर्किट जोड़ते हैं, आर को या सी को या एल को, तो देखते हैं कि पोटेंशियल और करंट के बीच क्या फेज डिफरेंस है। तो जब आर परिपथ जोड़ा था तो हमने आर परिपथ जोड़ने के बाद देखा था कि ये सर्किट था आर सर्किट, ये विभव यहां निकलता था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे इसमें यहां से करंट गई थी तो करंट की वजह से यहां जो करंट का इक्वेशन निकाला था हमने पिछले वीडियो में, वो आया था I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो पोटेंशियल का इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी, इनके साइन के कोणांकों में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी दोनों ही सेम फेस में रहते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दिया था समान कला। क्या हमने बोला? समान कला। क्योंकि यहां पर जो फेस डिफरेंस था दोनों के बीच में वो 0 था, कोई कलांतर नहीं था। यानी जब किसी हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक ओमी प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, उसको संलग्न करते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा और विभव दोनों समान कला में थे। इसका हम लोग वेव डायग्राम भी बनाए थे। इसका जो वेव डायग्राम बना था कुछ इस प्रकार से बना था। इस प्रकार से पोटेंशियल जा रहा था और इस प्रकार से करंट जा रही थी। जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा था तब करंट भी मैक्सिमम हो रही थी, जब पोटेंशियल मिनिमम हो रहा था तो करंट भी मिनिमम हो रही थी। एक ही एंगल पर ये दोनों अधिकतम हुए थे 90 पे, और इसके बाद एक ही साथ न्यूनतम हो रहे थे। जब करंट बढ़ रही थी उसी समय पोटेंशियल बढ़ रहा था, जब करंट घट रही थी उस समय पोटेंशियल घट रहा था, दोनों सेम फेस में थे। फिर इसका हम लोग एक वेव डायग्राम बनाया था। वो वेव डायग्राम कुछ ऐसा बना था। ये एंगल बना था ओमेगा टी, और इस जगह पर ये था आपका V नॉट और ये था I नॉट, ये करंट थी और ये पोटेंशियल था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें चाहे फेज डायग्राम्स देखिए चाहे वेव डायग्राम्स देखिएगा, विभव और धारा दोनों समान कला में थे। ये बात थी आर परिपथ की, कि जब हम किसी धारा स्रोत से क्या जोड़ेंगे, एक प्रतिरोध आर जोड़ेंगे, तो विभव और धारा दोनों समान कला में रहते हैं। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ना है एल परिपथ, यानी अब एल को जोड़ेंगे फिर सी को जोड़ेंगे। पहले सिंगल सिंगल जोड़ना है, फिर डबल डबल करके जोड़ना है, CR, LR और LCR। तो अभी हम जोड़ेंगे शुद्ध प्रेरकत्व, यानी शुद्ध प्रेरकी परिपथ का मतलब है एल परिपथ। एक कॉइल जोड़नी है हमें किस धारा स्रोत से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे कहानी को। जब परिपथ में
केवल शुद्ध प्रेरक हो, मतलब और कोई कंपोनेंट न जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरक हो, इसको हम लोग एल परिपथ भी कह सकते हैं। एल परिपथ या एल सर्किट। एल परिपथ या एल सर्किट क्या होता है? एल सर्किट तो एक धारा स्रोत लेंगे, ये है एसी करंट का सिंबल, और इसमें हमको जोड़ना है एल। एल का मतलब कॉइल। ये एक हो गई एल कुंडली है, ये पोटेंशियल का इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे इसको जोड़ेंगे तो यहां से निकले करंट। अब हमें देखना है कि करंट का बिहेव इसके साथ कैसे होगा, क्या एंगल में चेंज आता है या आर्क के परिपथ जैसा ही रहती है, क्या कुछ होने वाला है देखिए। तो यहां अगर लगाएंगे किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम से एक विभव ये है, एक यहां विभव होगा। कुंडली पर विभव क्या होता है, तो ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। किसी कॉइल में जो हमने स्वप्रेरकत्व निकाला था, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला आया था E di/dt। एक निगेटिव चिन्ह था जो केवल डायरेक्शन द्वारा था, यहां से E का मान निकाला था, तो E बराबर LDI/dt। ई क्या होता है? ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। ये एक प्रकार का क्या था? पोटेंशियल ही था, विभव था। तो कुंडली के पास जो विभव होता है वो LDI/dt होता है, और एक पोटेंशियल ये है। और किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो यहाँ पर दो जगह विभव आप देखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ डायरेक्ट लिखा है V और यहाँ आपके पास क्या है? L। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक पोटेंशियल बनेगा V और एक बनेगा -E बराबर 0 पोटेंशियल। ये V और यहाँ पे E होगा, और E का मान यहाँ पे हो जाएगा -LDI/dt। चाहो तो लिख सकते हो किरचॉफ के नियम से। विभव का समीकरण आपके पास पहले से है V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन आपको निकाल के बताना है। अगर करंट का इक्वेशन ऐसा ही आ जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप बोल सकते हो कि विभव धारा समान कला में है। अगर इसके साथ कोई डिफरेंस आता है, कोई एंगल वगैरह आता है प्लस या माइनस, तो फिर डिफरेंस होगा, वो हम निकाल चेक करते हैं। बराबर 0, यहां से हो जाएगा V बराबर, चले आएंगे इसको LDI/dt। ये पोटेंशियल इसके पास में है। अब अगर इधर पूरा ले आए LDI, तो कहते हैं VDT, बोलो। और अगर DI का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V/LDT, और V की वैल्यू यहां रख देंगे। तो V की वैल्यू क्या है? ऊपर आप देख चुके हैं, V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां हम लिख सकते हैं V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी, और बटे में चला पहले से LDT। अब हमें चाहिए I का मान, तो यहां पे DI लिखा हुआ है। अगर इसका हम इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर दें, तो I की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI बराबर इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू dt। आप जरा देखिएगा, जो DI है इसका समाकलन आप जानते हैं, DI का समाकलन क्या हो जाएगा? I। कई बार आप पढ़ चुके हैं, जैसे
इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है तो dx का समाकलन x होता है। मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बायो वाले थोड़ा यहाँ समझेंगे कि डी हो या dx हो उसका x हो जाता है, डी तो i हो जाता है, डी फाई हो तो फाई हो जाता है, और कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता। तो v नॉट क्या होती है? अधिकतम वैल्यू, पीक वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट है। और ये क्या है? स्वापरण गुणांक है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट। बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहां से साइन ओमेगा टी का समाकलन कर लेंगे तो I बराबर हो जाएगा v नॉट अपान एल, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को ना निकालेंगे तो बटे आ जाएगा ओमेगा, ये इसका समाकलन आ जाएगा। ओमेगा इधर कर देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बराबर v नॉट बाई, ये माइनस बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा ओमेगा एल, और यहां बचेगा cos ओमेगा टी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है कि जो विभव का इक्वेशन लोग पढ़ते हैं वो होता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये इक्वेशन साइन में होती है और ये हमारी जो इक्वेशन है ये कॉस में आ रही है, तो इसको हम साइन में चेंज कर लें। साइन में अगर चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी नॉट अपान ओमेगा एल, कॉस को यहां लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, या 90 माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है, इसको कहते हैं यानी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखे होंगे। साइन को कॉस बदलते हैं 90 माइनस थीटा करके। अब ओमेगा टी को पार्शियल गुना होता है तो यहां से माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस ओमेगा टी। यानी थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी बात। यहां हम कर क्या रहे हैं, ये है वी नॉट बाई ओमेगा एल, इस माइनस का अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा ओमेगा टी, और ये माइनस हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90। तो ये अब एक समस्या और आ रही है, ये जो टर्म्स लिखा है ये वी नॉट के बटे लिखा हुआ है। जो वी नॉट के बटे होता है धारा के फॉर्मूले से हम लोग पढ़ चुके होते हैं, I बराबर V अपान R होता है। तो यहां देखिए थोड़ी सी बात आपको ये और समझनी होगी। देखो जो प्रतिरोध होता है इसमें तो डायरेक्ट प्रतिरोध होता है, लिखा दिखाई पड़ता है आपको R, और लेकिन अगर कोई L परिपथ है इसमें भी क्वाइल में प्रतिरोध होगा, या C परिपथ यहाँ प्रतिरोध होगा, तो हर जगह प्रतिरोध का नाम बदल जाता है और संकेत बदल जाता है। लेकिन अगर कहीं भी विभव और धारा है तो वहां प्रतिरोध 100% होगा। प्रतिरोध का फार्मूला होता है A बराबर V अपान I। कहीं भी अगर आपको पोटेंशियल और करंट दिखाई पड़ेगा तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं A बराबर V अपान I। ये बेसिक बात आप समझिए। यहां आप सीधे निकाल लेंगे A बराबर V अपान I। यहां भी पोटेंशियल आ रहा है और यहां भी करंट आ रही है, तो यहां भी अगर मान लो इस पे पोटेंशियल VR कह देंगे और यहां मान लो पोटेंशियल VL कह दें तो VL बटे I बन जाएगा। तो यहां के प्रतिरोध को आप क्या लिखेंगे? अब यहां प्रतिरोध लिखा गया XL, क्या लिखा गया? XL। जब यहां आप आओगे ये L पे विभवांतर, जब C भी विभवांतर आएगा तो मान लो VC विभवांतर आ रहा है और इसमें करंट भी आ रही है तो तो इसको कहा जाएगा XC। XL या XC क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। थोड़ा समझो, बात मजा आएगी समझने में। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर कहीं भी पोटेंशियल या करंट है तो वहां पर प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध का निकालने का तरीका है A बराबर V अपान I, यानी पोटेंशियल से डिवाइड कर देते हैं करंट को, पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। तो अब चाहे आप L परिपथ पढ़ें, चाहे C परिपथ पढ़ें, चाहे R परिपथ पढ़ें, आपको जोड़ना है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से उनको। जब जोड़ोगे तो उससे आएगा विभवांतर और करंट आएगी। तो जब विभवांतर और करंट पहुंचेंगे, जब L के पास विभवांतर पहुंचेगा तो वहां के विभवांतर को हम लोग क्या लिख देंगे? VL लिख देंगे। क्या देंगे? VL।
जिसमें करंट जा रही होगी उस करंट को लिखा जाएगा I। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्रतिरोध बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, प्रतिरोध। अब यहाँ प्रतिरोध किसी दूसरे रूप में होगा, इसका नाम बदल जाएगा, तो उसको नाम रख दिया गया एक्सेल। प्रतिरोध का काम होता है धारा का विरोध करना। प्रतिरोध है जो विरोध करता है धारा का, और इसके कई तरीके हैं समझाने के। प्रतिघात, इसका मतलब भी है विरोध करना धारा का, और एक प्रतिबाधा जो बाधा उत्पन्न करे प्रतिरोध में, प्रतिरोध जो है बाधा उत्पन्न करे धारा के प्रवाह में। तो चाहे प्रतिरोध लिखा हो, चाहे प्रतिघात लिखा हो, चाहे प्रतिबाधा लिखा हो, इन सब का मतलब है विभव और धारा का अनुपात करना, यानी सब धारा के बहने का विरोध करते हैं। इनके संकेत अलग होते हैं, इनको हम आ ले देते हैं, इसको हम एक्स एल या एक्स सी से डिनोट कर देते हैं, और प्रतिबाधा को जेड से। इन सब का मतलब एक ही है, विभवांतर और धारा का अनुपात, विभवांतर और धारा का अनुपात कहीं भी। अब हर परिपथ के लिए अलग प्रतिरोध, अलग संकेत, अलग नाम। तुमने बाहुबली फिल्म देखी होगी, बाहुबली में कहता है कटप्पा प्रतिघात, प्रतिघात मतलब आक्रमण करो, उनका विरोध करो। तो यहां पर भी प्रतिरोध का मतलब भी क्या है, विरोध करना धारा का। प्रतिघात का अर्थ भी है धारा का विरोध करना, और प्रतिबाधा का मतलब भी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। और इसके निकालने का फॉर्मूला है विभवांतर और धारा का अनुपात। हर जगह नाम बदलने से संकेत बदलेगा उसका, बाकी फॉर्मूले में और मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आपको सर्किट समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो आइए, यहां हमने देखा कि जो V नॉट बटे ओमेगा एल है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये प्रतिरोध है। इसको ले दिया गया एक्सएल, यानी इस प्रतिरोध को हमने ले दिया एक्सएल। कैसे, जरा समझिए। यहां पर हमने कहा कि जो ओमेगा एल है वो बराबर है एक्सएल के, और इसका नाम रहेगा प्रेरण प्रतिघात। ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये प्रकार क्या है, प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध है तो लिखेंगे I नॉट बराबर V नॉट अपान एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहां से V नॉट बाई एक्सएल क्या बन जाएगा, I बराबर V बटे आर होता है, तो I नॉट बराबर हो जाएगा V नॉट बटे एक्सएल। ये है I बराबर V बटे आर ही, क्योंकि ये क्या है, प्रतिरोध है। तो ये इक्वेशन बन गई I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ये आया धारा का समीकरण। अब अगर L परिपथ में आप दोनों समीकरण देखेंगे तो विभव का समीकरण था V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो धारा का समीकरण आपने निकाला है वो आया है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप इक्वेशन देखें और समझें कि आखिर क्या चेंजमेंट आया, कुछ आपको परिवर्तन लगा क्या समीकरणों में। देख लीजिएगा, स्पष्ट दिख रहा है कि कोणांक में साइन के अंतर यहां ओमेगा टी और यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या है, धारा 90 डिग्री पीछे हो गई, लैग कर रही है किससे, पोटेंशियल से। यानी जब आप किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से L परिपथ को जोड़ेंगे, यानी किसी कॉइल को जोड़ देंगे कुंडली को, तो जब विभवांतर और धारा उसमें जाएंगे तो धारा विभवांतर से 90 अंश पीछे रहेगी। इसका मतलब ये भी है, कह सकते हो कि जो विभवांतर है वो धारा से 90 डिग्री आगे चल रहा होगा, लीड कर रहा होगा, यानी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ये आगे पीछे। जब विभवांतर अधिकतम होगा धारा न्यूनतम चलेगी, ऐसे चलेगी। इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, पहले तो आपको समझना है कि जब आप जोड़ेंगे धारा स्रोत से किसको, एक L प्रेरकत्व की कुंडली को, किसको जोड़ेंगे, L प्रेरकत्व की कुंडली को, तो ये तो विभव ही रहेगा। धारा यहां होगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जबकि R परिपथ में ऐसा नहीं हुआ था। R परिपथ में क्या हुआ था, R परिपथ में विभव धाराओं समान कला में रहे थे। वहां विभव का समीकरण था V नॉट साइन ओमेगा टी
और धारा का समीकरण आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के कोणांक समान थे, कोई फेज डिफरेंस नहीं था, इसको कहा गया था समान कला। दोनों कैसे हैं? समान। यहां समान कला नहीं कहा जाएगा, यहां क्या कहा जाएगा? यहां कहा जाएगा कि विभव धारा से 90 अंश अग्रगामी है। अग्र माने आगे है, गायवन चल रहा है। जो पोटेंशियल इस धारा से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। यानी कि इसका हम ग्राफ बनाएं अगर अब, तो ग्राफ कैसा बनने वाला देख जरा। दो ग्राफ बनाते हैं, एक बनाते हैं वेव डायग्राम और एक बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो देखिए पहले फेजर डायग्राम कैसा बनने वाला है। फेजर डायग्राम, कला आरेख बोल सकते हो इसको हिंदी में। कला कोण दिखाते हुए ऐसा आरेख बनाना है जो कोण दिखा रहा हो आपको। ये पोटेंशियल हो गया वी नॉट, और जो करंट आपकी होगी ये एंगल है ओमेगा टी। जो करंट आपकी रहेगी वो करंट होगी ये आई नॉट। ये यहां से ये 90 डिग्री पीछे रहेगी ओमेगा टी से। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विभवांतर से धारा 90 अंश कैसे है, पीछे चल रही है। ये दोनों के बीच फेज डायग्राम बनेगा। अब इसका वेव डायग्राम बनाएं। तो वेव डायग्राम कैसा बनेगा देखिए जरा। ये है पोटेंशियल। अब करंट कैसे चलेगी? 90 पीछे चलेगी। 90 पीछे, 90 मतलब यहां से होता है इस जगह से। इस प्रकार चले करंट 90 पीछे होगा इससे। ये है 90 डिग्री एंगल यहां पर π/2, और ये जो समय है आपका t/2, ये है t। ये करंट का डायरेक्शन होगा। करंट पीछे चल रही है 90 डिग्री और पोटेंशियल 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो ये आपका बन जाएगा वेव डायग्राम। इसको हम पूरा अगर डार्क करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये है, ये करंट और ये पोटेंशियल है। करंट जो है 90 डिग्री पीछे चल रही है, लैग कर रही है, पोटेंशियल 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये बन जाएगा वेव डायग्राम। किसका? आपके एल परिपथ का। आप जरा देखिए जो एक्सल था वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सल के बारे में, एक्सल को हम लोग नाम दिया था प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, इसको इंग्लिश में कहोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हो। ये प्रकार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसके लिए है? एल परिपथ के लिए। परिपथ कौन चल रहा था? एल परिपथ चल रहा था। ये धारा स्रोत था, और यहां पे हमने जोड़ रखी थी एक कॉइल
एल, ये समीकरण था वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो करंट का इक्वेशन आया वो आया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब जो इसके पास विभवांतर आ रहा है उसको मान लो हमने VL कह दिया। क्या कह दिया? VL। तो अगर VL अपान आई आप करते हैं, क्या है VL? जो L को विभवांतर प्राप्त हो रहा है, L के सिरों पर जो भी विभवांतर आया और इसमें जो करंट बह रही है I, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और इसका संकेत क्या है? XL। परिभाषा बन गई इसकी कि L परिपथ में L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL, जब L परिपथ जोड़ा तो L के पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको VL नाम दिया, उसमें जो भी करंट फ्लो कर रही थी उस करंट का जो अनुपात है वो क्या है? आपका प्रेरण प्रतिघात है। इसे एक्सेस नोट करते हैं। अगर मात्रक की बात आएगी यूनिट की तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल और करंट के डिफरेंस से जो मात्रक बनता है वो वोल्ट बटे एम्पीयर बनता है, और वोल्ट बटे एम्पीयर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं? ओम। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। यहाँ पे संकेत भले ही बदल गया है, नाम भले ही बदल गया है, लेकिन एक प्रकार का है क्या? ये प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर और धारा का अनुपात। तो इसका मात्रक क्या रहेगा? ओम रहेगा। अब इसके और भी कई फॉर्मूले हैं, अभी आपने पीछे देखा था, क्योंकि एक्सेल बराबर आपने पढ़ा था ओमेगा एल। ये भी इसका एक फार्मूला है कोणीय वेग के पदों में। किसके पदों में है ये है कोणीय वेग के पदों में। जब अगर आपको कोणीय आवृत्ति ओमेगा पता हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा का मान हमने पढ़ रखा है कि ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ आवृत्ति के पदों में। तो अगर आवृत्ति के पदों में लिखेंगे इस फार्मूले को तो आपका एक्सेल बराबर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ और आगे क्या लिखा एल, तो 2 पाई एफ एल। ये हो गया। मात्रक क्या रहेगा? मात्रक ओम ही रहेगा। तो ये एक्सेल के फार्मूले हो गए। प्रेरण प्रतिघात 3 फार्मूले बनते हैं। इस चैप्टर में फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिएगा। सब कुछ सूत्र पर ही डिपेंड है। इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस केवल तुमको फार्मूला आता हो। और फार्मूले बहुत सारे बनते हैं और सब एक जैसे फार्मूले बनते हैं, आप देखते जाइए लगातार। तो एक्स बराबर क्या हो गया? VL बटे आई। मात्रक क्या रहेगा? ओम रहेगा, क्योंकि एक प्रकार का प्रतिरोध है। अगर आपको ओमेगा यहां कहीं पता है तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा। आवृत्ति के पदों में इसका फार्मूला हो जाएगा एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल। तो दो परिपथ आपने पढ़ लिए, आर परिपथ और एल परिपथ। दोनों में आपने फर्क देखा। क्या फर्क देखा? जब दोनों को हमने एक बार प्रतिरोध जोड़ देखा तो इसमें विभव और धारा के जो समीकरण आए वो दोनों समान थे, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो इसको कहा गया था समान कला। समान कला, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या था? 0 था। यहां पर प्रतिरोध को प्रतिरोध ही कहा गया। इसका जो फार्मूला होगा वो VR बटे आई हो जाएगा। मात्रक यहाँ ओम रहेगा। लेकिन यहां जब हमने जोड़ा तो यहां विभव का समीकरण तो था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जब धारा को निकाला तो धारा का समीकरण आया, धारा का समीकरण आया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी आप आगे C परिपथ पढ़ेंगे तो C में भी कुछ ऐसे ही होगा। तो यहां फेज डिफरेंस था, कितना था? 90 डिग्री का। यहाँ फेज डिफरेंस 0 था, लेकिन यहाँ कितना है? 90 डिग्री है। और यहाँ पर इसको कहा गया था अग्रगामी। क्या कहा गया था? अग्रगामी, यानी विभव धारा से 90 अंश अग्रगामी था। तो क्या लिख गया? अग्रगामी। ठीक है, यहां समान कला थी, यहां क्या हो गया? अग्रगामी हो गया। और यहां जो फार्मूला निकल गया है, यहां जो प्रतिरोध का फार्मूला निकला वो निकला एक्सेल बराबर VL बटे आई या ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। इतना पढ़ा हमने यहां पर
आर और एल में। इसी टाइप से अब हम लोग पढ़ेंगे सी परिपथ। क्या पढ़ेंगे? सी क्या है? संधारित्र। यानी अब हमें किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ना होगा संधारित्र को। तो सी परिपथ क्या होगा? सी परिपथ मतलब समझ रहे होंगे आप, जब केवल सी है संधारित्रता जुड़ी हो, सी सर्किट। अब आपको क्या करना है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक संधारित्र सी को संलग्न कर देना है। संधारित्र में क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यहां से पोटेंशियल चलेगा V0 साइन ओमेगा टी, करंट आएगी। अब करंट का इक्वेशन क्या होगा वो हमें पता करना, अभी पता नहीं है, ठीक है। अब जब हमें पोटेंशियल V पता करना है कि V0 साइन ओमेगा टी है, तो करंट का हमें इक्वेशन निकालना है। आप जरा सोचिए कि संधारित्र पर करंट कैसे निकलती है, या इसका जो पोटेंशियल होता है, तो आपने संधारित्र पोटेंशियल पढ़ा होगा कि संधारित्र का फार्मूला धारिता का होता है C बराबर Q अपान V। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश व उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगर यहाँ से विभव का मान निकालेंगे तो विभव हो जाएगा Q अपान C। ये है इस संधारित्र पर विभव, कितना? Q अपान C। तो जब यहाँ आप विभव निकालने आएंगे तो ये विभव और इस विभव में पोटेंशियल डिफरेंस किरचॉफ के नियम से लगाएंगे, सिग्मा डेल्टा V बराबर 0। तो आपको एक विभव ये मिलेगा और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा? Q अपान C बराबर 0। तो V बराबर क्या बन जाएगा? वही Q अपान C बन जाएगा। अब हमें चाहिए धारा, तो धारा के लिए हम क्या करते हैं, इसको ले आइए जरा। तो ये हो जाएगा Q अपान CV, ये हो जाएगा Q बराबर CV। अब अगर धारा चाहिए तो इसका हम T के सापेक्ष अवकलन कर दें। कैसे? समझ में आएगी। जब T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप देखेंगे कि ddT ऑफ Q बराबर ddT ऑफ CV। अब ये बन जाएगा dQ अपान dt। और आप जानते हैं करंट का एक फार्मूला होता है कि I बराबर dQ अपान dt। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इस dQ अपान dt से मिल जाएगी हमको करंट मिल जाएगी। तो यहां बन जाएगा ये dQ अपान dt और यहाँ पे C हो जाएगा कांस्टेंट क्योंकि धारिता है, और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ddT और V का यहाँ पे मान रख देंगे। V का मान आपको पता है V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। ये बन जाएगी I, चूंकि I बराबर होता है dQ अपान dt। V0 भी बाहर आ जाए चूंकि कांस्टेंट, तो V0 इंटू C और ddT आप बचेगा साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का कर देंगे हम अवकलन। तो I बराबर V0 C साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ddT ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर हो जाएगा और टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो I बराबर V0, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा C और बचेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब धारा एक कॉस में आ रही है जबकि हमें समीकरण साइन में चाहिए, तो इसको कॉस बना सकते हो। अब ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो ओमेगा C है, साइन को आप लिखेंगे, साइन बनाने के इसको लिखेंगे ऐसे साइन, हमें प्लस में ओमेगा टी चाहिए तो लिख सकते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी। देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है? कॉस थीटा होता है, दूसरे खाने में आपको पता होगा, गणित वाले विद्यार्थी जानते हैं इस चीज को। अब I बराबर I0, ये जरा B0 देखिए, इसको ओमेगा से जो लिखा हुआ है इसको मेरा ऐसे दें 1 अपान ओमेगा C, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऊपर हट जाएगा और ये बन जाएगा साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब ये 1/ओमेगा c क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं, अब यहां पर xc कह देंगे, जैसे वहां कहा था एक्सएल, ऐसे ये बन जाएगा xc बराबर 1/ओमेगा c। जो ये 1/ओमेगा c है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, xc। ये भी क्या है, जो भी विभवांतर के बटे आता है वो प्रतिरोध ही होता है, क्योंकि आपको पता है I बराबर V/R लिखा था, तो जो विभव के बटे होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ जो 1/ओमेगा c है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। इसका नाम रखा गया धारतीय प्रतिघात। अभी इसकी हमने चर्चा की थी पीछे, ये एक प्रकार का प्रतिरोध है। ये C के सिरों पर है, जैसे एक्सएल था L के सिरों पर प्रतिरोध, उसी प्रकार से ये है C के सिरों पर। तो ये आ गया XC। जब ये XC आ गया तो यहां रख दीजिए जरा, तो I बराबर V0 बटे XC और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और यहां से आप देखेंगे तो ये बन जाएगा I0, क्योंकि विभवांतर बटे धारा है, प्रतिरोध है, धारा बन जाएगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां चाहो तो आप इंडिकेट कर सकते हो इस बात को कि जो I0 है वो आया है V0/XC, क्योंकि V बटे R ये प्रतिरोध ही है, और विभवांतर बटे प्रतिरोध क्या धारा होती है, तो I0 बन, ये बना धारा का इक्वेशन। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आपने देखा कि C परिपथ में क्या देखा कि विभव था V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का जो समीकरण आया, विभव का समीकरण था V0 साइन ओमेगा टी, धारा का समीकरण आया I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 का मतलब है विभव से 90 अंश धारा आगे हो जाती है, प्लस पाई बाई 2 है। यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक हम संधारित्र C संलग्न करेंगे तो C पर जो विभवांतर मिलेगा वो धारा से 90 अंश पीछे रह जाएगा और धारा 90 अंश आगे हो जाएगी। इसी को कहा गया कि विभव धारा से 90 अंश कैसे है, पश्चगामी, पीछे है। अब इसके दो ग्राफ बनाएंगे भाई, एक फेजर डायग्राम, एक वेव डायग्राम। देख कैसे बने ग्राफ। फेजर डायग्राम, ये आपका हो गया विभवांतर वही V0, और यहां से ये एंगल बन गया ओमेगा टी। अब जो करंट है वो करंट यहां से 90 अंश आगे हो गई, ये एंगल है पाई बाई 2। विभवांतर से धारा 90 अंश अग्रगामी है, ठीक है। ये देखिए ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी से फिर आगे प्लस पाई बाई 2 कौन हो गई, करंट हो गई। ये है, यहां पे देखोगे तो बनेगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बनेगा, और ये करंट जो बनेगी ये बनेगी I बराबर I0 साइन, ये तो ओमेगा टी आगे प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो धारा 90 अंश आगे है, विभव 90 अंश पीछे चल रहा है। तो इसका अगर वेव डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी, वेव डायग्राम। डेली पेन गिर जाता है, अक्सर गिर जाता है, कारण क्या, सर्दी बहुत, हाथों में ठंड लग रही है, इसलिए हो जाता है ऐसा। देखिए वेव डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है कि अब की बार धारा जो है वो 90 अंश आगे है, यानी विभव ये आपका है और धारा चलेगी 90 डिग्री आगे। यहाँ पे 90 होता है, इसलिए धारा को हमें 90 डिग्री आगे दिखाना है। तो कैसे दिखा पाएंगे, जरा देखिए।
इस प्रकार से चलेगी। थोड़ा कम अच्छा बन पाया है। करंट 90 की पहले चलेगी, पोटेंशियल 90 पहले पहुंचेगी, करंट जब आगे पहुंच जाएगी विभव पीछे पहुंच जाएगी। ये आपका है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये 90 डिग्री करंट आगे चल रही है। ये आधा चक्कर होता है T/2, ये पूरा चक्कर T होता है। तो ये हो गया इसका वेव डायग्राम। ये फेजर डायग्राम थोड़ा स्पीड से बता दिया है, बेसिक बातें बताई हैं। तो सी परिपथ में आपने देखा कि विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, पीछे चलता है, और ये विभवांतर लैग करता है और धारा 90 डिग्री लीड करती है। अब चलते थोड़ा सा आगे। इसमें जो हमने देखा कि सी परिपथ की जो कहानी थी, ये धारा स्रोत था, ये संधारित्र लगाया हमने, इस संधारित्र पर जो विभवांतर आया उसको मान लीजिए हमने कह दिया Vc, और धारा थी जो आई, विभव था V नॉट साइन ओमेगा टी। तो विभव का समीकरण बना था V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण बना I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इसमें जो प्रतिरोध था उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात। जिस प्रकार से भी आपने L परिपथ को पढ़ा था, जो L परिपथ का प्रतिरोध था उसका नाम था प्रेरण प्रतिघात। क्या था नाम उसका? प्रेरण प्रतिघात। और यहां पर आप C परिपथ पढ़ रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, धारतीय प्रतिघात। प्रतिघात मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, विभव धारा का अनुपात। तो यहां विभव क्या है, Vc, और यहां बहने वाली धारा क्या है, I। इनके अनुपात को कहते हैं धारतीय प्रतिघात, Xc। सी परिपथ में सी के सिरों पर जो विभवांतर Vc उत्पन्न हुआ है और इसमें धारा I जो प्रवाहित हो रही है, इसके अनुपात को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे Xc से प्लस करते हैं। मात्रक क्या इसका रहेगा, ओम रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध है तो मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। अगर इसको हम कोणीय वेग के बदले निकालेंगे, कोणीय वेग के बदले इसी फार्मूले को, कोणीय वेग के पदों में, तो ये Xc बराबर बन जाएगा 1/ωc। एक्सएल वाले बना था ओमेगा एल, और यहां बनता है 1/ωc। आपने पीछे देखा था, ये 1/ωc आया था। और यहां पर जब आवृत्ति के पदों में लिखेंगे तो 1/ω की चूंकि वैल्यू होती है 2πf, ये ओमेगा वैल्यू होती है 2πf, यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2πfc। क्या बोलेंगे, Xc बराबर 1/2πfc। लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है, Xc बोलना है ना। कुछ लोग समझ में आया कि सर ने लफ्ज़ बताया था 1/2πfc। तो ये हो गया धारतीय प्रतिघात का फार्मूला। अब तीन परिपथ हम लोग पढ़े हैं, जरा तीनों परिपथ का एक शार्ट तरीके से समझ लेते हैं क्या सीखा हमने, क्योंकि इन तीनों की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। जब आप कंबाइंड वाले सर्किट पढ़ेंगे LR, CR, LCR ऐसे, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। हमने तीन परिपथ पढ़े, एक पढ़ा R परिपथ, दूसरा पढ़ा L परिपथ, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने C परिपथ। देखिए R परिपथ क्या था, इसमें कोई धारा स्रोत था, इस धारा स्रोत के साथ में एक जोड़ा गया था प्रतिरोध। फिर यहां पर हमने लिया एक धारा स्रोत और इसके साथ जोड़ा गया था कॉइल को एक। और यहां पर हमने लिया
ये धारा स्रोत साथ जोड़ा था एक संधारित्र को। यहां जोड़ा हमने संधारित्र C को। अब देखिए यहां विभव की समीकरण थी V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां भी था V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां भी था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके विभवांतर को हमने वी आर बोल दिया, इस जो आर को विभवांतर मिला करके, ये एल था, इसके विभवांतर को वी एल बोल दिया। यहां से करंट आ रही थी, वी बी सी बोल दिया। अब देखिए यहां जो समीकरण बने थे, विभव का समीकरण बना वी नॉट साइन ओमेगा टी और धारा का बना था आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि इन दोनों के समीकरणों के पूर्णांक समान थे, इसलिए इसको कहा गया था समान कला। क्या कहा गया? समान कला। यहां जब हम लोग आए तो यहां विभव की इक्वेशन थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन धारा की इक्वेशन आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जिसको कहा गया, क्या कहा गया? 90 डिग्री में पस विभव ग्रामी था तो लिखा गया 90 अंश अग्रगामी। फिर यहां हम लोग आए सी परिपथ में, तो सी पर जो विभव की इक्वेशन थी वो वही थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन धारा की इक्वेशन आई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई 2। इसको कहा गया, ये विभव की इक्वेशन बनी थी और ये धारा की बनी थी, इसको कहा गया 90 डिग्री पश्चगामी। विभव यहाँ 90 अंश पश्चगामी हो गया था। फिर यहां हम लोग आए इस जगह पर, तो यहां पर जो ग्राफ बना, एक बना था फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसा था तो देख लीजिएगा। ये था ओमेगा टी एंगल, यहां था वी नॉट आई नॉट, ये था, ये ग्राफ बना था। और जो वेव डायग्राम बना था, वेव डायग्राम वो कुछ ऐसा बना था। ये विभव का ग्राफ था, इसमें धारा का जो ग्राफ बना था वो ये बना था। और यहां पर जब हम लोग आए तो यहां जो ग्राफ बना, यहां पर धारा 90 अंश पीछे थी और विभव 90 अंश आगे था। अरे ये था बी एल और ये थी आई, ये था ओमेगा टी। नहीं, इसको ऐसे दिखाया था, थोड़ा गड़बड़ हो रहा। अरे भाई सुबह ही खत्म हो गया, क्या करें, दोबारा सुनाए? हाँ तो ये चल रहे थे, इसको उठाते हैं यहां जरा। यहां आपने देखा था कि इस जगह से जो विभव था V नॉट, वो धारा I नॉट से 90 डिग्री
लय कर रही थी, पीछे थी, ये था ओमेगा टी। और इसका जो हम लोगों ने वेव डायग्राम बनाया था वो भी इस प्रकार बनाया था। ये था विभव का ग्राफ, और इसमें जो करंट बनाई थी, वो जो करंट बनी थी आपकी, वो क्या थी, 90 डिग्री पीछे चल रही थी, तो उसको यहां दिखाया गया था। इस प्रकार से ये थी करंट का ग्राफ। इसके बाद में पूछ रहे सी परिपथ पर, तो सी परिपथ में जो विभव का ग्राफ बना था, जो इसने फेजर डायग्राम बनाया था, वो किस प्रकार से बना था। ये आपकी विभव यहां रह गया था, करंट यहां आ गई थी, ये था ओमेगा टी एंगल, ये π/2 आगे निकल गई थी। ये फेजर डायग्राम था। इसका जो वेव डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा बना था। ये विभव था, धारा चले जाए पीछे इसके, आगे चले धारा है ना। ये धारा ग्राफ था। तो ये कुछ चीजें पढ़ी हैं इसमें, इस वीडियो में। आप यहां पर आए थे प्रतिरोधों की बात, जरा देख लीजिएगा प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तीनों में। देखिए यहां जो प्रतिरोध बना था उसको प्रतिरोध ही कहा गया, और उसका फॉर्मूला बना R बराबर VR/I। मात्रक क्या रहेगा, ओम ही रहेगा। और यहां पर जो प्रतिरोध बना था उसको कहा गया XL, और वो बना VL/I। इसका मात्रक ओम ही रहा। इसका एक फार्मूला और बना XL बराबर ओमेगा L, और एक फार्मूला और बना XL बराबर 2πFL। ये कहानी हुई L परिपथ में। जब यहां आए तो यहां प्रतिरोध बना XC, और XC का फार्मूला बना तो BC/I। प्रतिरोध है तो मात्रक ओम रहेगा। यहां नाम रखा गया था प्रेरण प्रतिघात। इसको क्या नाम दिया गया था, प्रेरण प्रतिघात। और इसको नाम दिया गया धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात। और इसको हमने लिखा XC बराबर 1/ओमेगा-C, या XC बराबर लिखा गया 1/2πFC। और इस जगह पर ये तीनों परिपथ आपने पढ़े, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ। तीनों के डिफरेंस आप एक साथ देख सकते हैं। क्या तीनों में अंतर आ रहा है, वो सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है। ये देखिए R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आपको इनको अभी सिंगल सिंगल पढ़े हैं, आगे कंबाइंड होने वाले हैं। RCL के साथ जुड़ेगा, RC के साथ जुड़ेगा, CL के साथ जुड़ेगा, फिर तीनों एक साथ। यानी टोटल अभी आपको कॉम्बिनेशन वाले सर्किट पढ़ने हैं। तो अगर ये तीनों सिंगल सिंगल आप समझ लेते हैं तो कॉम्बिनेशन वाले सर्किट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे बेसिक परिपथ, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ। इसमें जो पावर लॉस होती है L परिपथ में, इसमें जो शक्ति क्षय होती है वो शून्य होती है। थोड़ा यहाँ ये बता दें, यहाँ पर शक्ति क्षय होती है वो 0 होती है, क्योंकि जो शक्ति क्षय का फार्मूला हम पढ़ाएंगे आपको, तो शक्ति क्षय का फार्मूला निकलने वाला है P बराबर आगे VRMS × IRMS cos φ। ये शक्ति क्षय का फार्मूला निकालेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर जो cos फाई है, फाई क्या है, यहाँ पे कलांतर, जैसे 90 डिग्री है तो यहाँ cos 90 डिग्री जब कर दोगे तो cos 90 की वजह से यहाँ पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पता है cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है तो उसमें जो शक्ति क्षय होती है वो शून्य होती है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ भी 90 अंश अंतर है तो यहाँ भी शक्ति क्षय शून्य हो जाएगी, यहाँ शक्ति क्षय होगी तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो ये आर परिपथ था, जब किसी प्रतिधारा स्रोत से हम प्रतिरोध आर जोड़ेंगे तो आर के सिरों पर विभवांतर आता है और धारा होते हैं समान कला में होते हैं। जो एल परिपथ होता है उसमें विभवांतर, जब इसमें एल प्रेरक कुंडली जोड़ते हैं तो एल के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी हो जाता है। जो सी परिपथ होता है उसमें जब देखते हैं तो जो विभवांतर होता है धारा से 90 अंश पश्चगामी हो जाता है। ये चीज डायरेक्ट होगी, यहाँ 90 अंश विभवांतर पश्चगामी है, यहाँ 90 अंश विभवांतर अग्रगामी है, यहाँ समान कला में है। यही तीनों बातों को लेकर के हम आगे आपके LR, CR और LC और LCR परिपथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों के कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, LR परिपथ है ना, CR परिपथ और LC परिपथ। फिर एक वीडियो में पढ़ाएंगे LCR परिपथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए इन सारे परिपथों को जो आप बेसिक चीजें हैं इनको क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे आगे वाले जो परिपथ हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।